SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस क्लास का इस उम्मीद के साथ आगाज़ करते हैं कि हमारी क्लास भी स्मूथली चलेगी और आने वाला हमारा जितने भी कोर्स के रिमेनिंग क्लासेस हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द हमारे जो फर्स्ट लेक्चर हैं आज की क्लास की। मिस राबिया वो अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगी। थैंक यू जी मिस राबिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का जो सेशन था वो ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आज हम हमारा टॉपिक है असेसमेंट ऑफ विजन। इसमें हमारे पास टॉपिक है फंक्शनल विजन असेसमेंट, एफवीए। एफवीए स्टैंड फॉर फंक्शनल विजन असेसमेंट। तो बेसिकली फंक्शनल विजन को असेस कौन करता है? फंक्शनल विजन को टीचर असेस करता है। पहले तो हमारी आई के जितने भी डिसऑर्डर्स थे उनको डायग्नोज किया डॉक्टर ने, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड पेडियाट्रिशियन जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, इन्होंने हमारी विजन को मेजर करते हैं। तो अब क्या है, अब जो हमारी फंक्शनल विजन है उसको कौन टेस्ट करता है? उसको टीचर टेस्ट करता है। तो फंक्शनल विजन को हमेशा टीचर टेस्ट करता है, ठीक है। तो फंक्शनल विजन क्या होती है? बेसिकली विजुअल एफिशिएंसी। डेली एक्टिविटी में हम जो अपनी विजन को यूज़ करते हैं वो क्या होती है? वो विजुअल एफिशिएंसी। इसको वो विजुअल एफिशिएंसी होती है जो हमारी डेली एक्टिविटी में यूज़ होती है, ठीक है। वो हमारी फंक्शनल विजन होती है जिसको हम मौसर तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। जो रिमेनिंग विजन हमारी होती है उसको हम मौसर तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड हैं? टीचर किस किस तरीके से इंडिविजुअल की विजन को टेस्ट कर सकता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है हमारे पास नियर एंड डिस्टेंस एक्यूटी। नियर एंड डिस्टेंस एक्यूटी, ठीक है। विजुअल एक्यूटी क्या होती है? क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ विजन, ठीक है। तो ये हमारी विजुअल एक्यूटी है। तो जो टीचर है वो असेस करेगा इंडिविजुअल को कि उसकी नज़दीक से देखने की सलाहियत कितनी है और दूर से देखने की सलाहियत कितनी है। लो विजन बच्चा, टीचर के पास एक स्टूडेंट है लो विजन, ठीक है, तो टीचर असेस करेगा उसको कि वो दूर से किस हद तक क्लियरली देख पाता है और नज़दीक से किस हद तक क्लियरली देख पाता है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ से वो टेस्ट कर सकता है, फिंगर्स दिखा के टेस्ट कर सकता है। इसके अलावा कुछ नंबर्स, डिजिट्स, पेंसिल्स या इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करके पहले करीब से चेक करेगा टीचर और फिर देन फार से चेक करेगा। इसके अलावा रीडिंग बुक देगा इंडिविजुअल को। रीडिंग बुक के लिए लार्ज प्रिंट देगा, ठीक है। उसको कहेगा कि बच्चा जो है वो कितने डिस्टेंस से बुक को रीड कर सकता है। तो विजुअल एक्विटी को वैसे तो स्नेलन चार्ट से डॉक्टर टेस्ट करता है, लेकिन टीचर जो है वो स्नेलन चार्ट से नहीं टेस्ट करेगा, वो डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट्स वगैरह या फिंगर्स के जरिए चेक करता है, ठीक है। नंबर 2 पे है रीडिंग लेवल एंड स्पीड। वो टीचर इंडिविजुअल अपने स्टूडेंट का रीडिंग लेवल चेक करेगा, उसका रीडिंग का लेवल क्या है, वो कितनी रवानगी के साथ पढ़ रहा है, रीडिंग सकता है, ठीक है। इसके अलावा और स्पीड को देखेगा, क्या स्टूडेंट की स्पीड रीडिंग जो है वो भी बहुत अच्छी है, नॉर्मल है, या फिर बहुत ज़्यादा वो रुक रुक के पढ़ रहा है। इस चीज़ को असेस करते हैं टीचर, ठीक है। तो इसमें इनफॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करते हैं टीचर्स, यानी गैर रस्मी, ठीक है। फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल कोई कुछ भी दे देते हैं इंडिविजुअल को पढ़ने के लिए कि आप ये पढ़ के सुनाएं। तो ये हमारी क्या है? ये रीडिंग लेवल एंड स्पीड है, ठीक है। नंबर 3 पे है करंट प्रिंट फंक्शनिंग। करंट प्रिंट फंक्शनिंग में टीचर ये इस चीज़ को असेस करता है कि इंडिविजुअल जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, उसका करंट लेवल क्या है। करंटली वो कितना फॉन्ट साइज रीड कर पाता है, लार्ज कर पाता है, ब्रेल पढ़ पाता है, या फिर किस चीज़ को पढ़ पाता है वो, ठीक है। मीन्स के कितना टेक्स्ट जो है, कितना फॉन्ट साइज वो रीड कर पाता है इजीली। फिर टीचर उस स्टूडेंट को उसी जो उसका करंट लेवल है, करंट प्रिंट फंक्शनिंग है, उसको ही उसे प्रोवाइड करेगा। मीन्स के जैसे एक तो वीएन बच्चा है उसका किस स्टार्ट होता है, 18 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 18 फॉन्ट साइज से लो विजन इंडिविजुअल जो है वो पढ़ सकता है, 18 से 20, ठीक है, 20 से 22, 22 से 24। मोस्टली जो है वो 24 तक होता है, लेकिन एक्यूरेट जो है ना वो लार्ज प्रिंट 72 तक होता है, लेकिन 36 तक लो विजन को प्रोवाइड किया जाता है, 18 से लेकर 36 तक। लेकिन इससे नीचे जो है ना, और नॉर्म रेगुलर प्रिंट क्या होता है? रेगुलर प्रिंट में 10 से 12 तक
फॉन्ट साइज यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो इस चीज़ को टीचर असेस करता है क्या वो रेगुलर प्रिंट पढ़ सकता है। अगर रेगुलर प्रिंट पढ़ सकता है तो इंडिविजुअल को रेगुलर प्रिंट प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लार्ज पढ़ सकता है तो उसे लार्ज, अगर वो लार्ज भी नहीं पढ़ सकता तो उसे ब्रेल बुक्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर ब्रेल बुक्स भी नहीं है तो उसे ऑडियो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। लाइट सेंसिटिविटी, इसके बाद टीचर ये देखेगा कि क्या बच्चा एल्बिनिज्म के साथ तो नहीं है या फिर आरपी के साथ तो नहीं। आरपी पेशेंट को क्या होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि आरपी पेशेंट को लाइट सेंसिटिविटी होती है और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और कुछ आरपी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको लाइट सेंसिटिविटी नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें एलईडी लाइट्स यूज की जाती हैं, ठीक है। एल्बिनिज्म चाइल्ड हैं उनके लिए ब्लू लाइट्स यूज नहीं करनी चाहिए लो विजन के लिए, क्योंकि ब्लू लाइट्स जो है वो आइज में चुभती हैं। इसलिए कोशिश करें कि बहुत सॉफ्ट, बहुत ऐसी लाइट, एलईडी वाली लाइट्स जो हैं वो यूज़ की जाएं। वो डिम लाइट यूज़ की जाए, बहुत ज़्यादा लाइट ऐसी ना यूज़ की जाए जिसकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो ऐसी लाइट यूज़ की जाए जो डिम होती हैं, ठीक है, लो विजन के लिए या एल्बिनिज्म चाइल्ड के लिए। और लाइट का ये भी ध्यान रखा जाए कि बल्ब आपके बिल्कुल हेड के ऊपर अगर लगाया, बुक के ऊपर पड़े, ना बोर्ड के ऊपर पड़े, और ना ही आपका बच्चे के हैंड का या जो बच्चा है उसकी बॉडी का कोई शेडो बुक के ऊपर आए। इस तरह से लाइट को मैनेज किया जाए। देन है कलर परसेप्शन। टीचर इस चीज को भी असेस करेगा कि क्या बच्चे की जो कलर को परसीव करने की एबिलिटी है वो एक्यूरेट है या नहीं है, किस हद तक वो कलर को परसीव कर सकता है। डिफरेंट कलर्स के साथ टीचर बच्चे को आइडेंटिफाई करेगा, मैचिंग कलर्स दिखाकर, रेड ग्रीन ब्लू दिखाएगा सबसे पहले, ठीक है। ये बेसिक कलर होते हैं, इन्हीं से फिर आगे कलर्स निकलते हैं। येलो, डिफरेंट कलर्स के साथ जो है वो बच्चे को असेस किया जाएगा कि क्या बच्चे को कलर विजन का प्रॉब्लम तो नहीं है। कन्वर्जेंस क्या होती है, इनवर्ड, मतलब बहुत करीब से हम जो ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। और जैसे हम मोबाइल यूज़ करते हैं तो मोबाइल हम बैठ कर या लेट कर यूज़ करें तो हम बिल्कुल अपनी आइज़ के इस तरह से करीब रखते हैं, और यूज़ करते हुए हम हमारी कौन सी यूज़ हो रही होती है मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट यूज़ हो रही होती है, ठीक है। मीन्स के आई की जो मूवमेंट है वो इनवर्ड आके स्टे कर जाती है मोबाइल के ऊपर, ठीक है। इसी तरीके से हम बुक पढ़ रहे होते हैं, बुक रीडिंग कर रहे होते हैं, इस वजह से हम स्टिचिंग कर रहे होते हैं, इसमें भी हमारी इनवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टे करती है, क्योंकि मशीन भी हमारे पास इस तरह से स्टेबल रखी जाती है। तो इस तरह से ये हमारी क्या है, ये कन्वर्जेंस है, ठीक है। ये नेसेसरी इनवर्ड मूवमेंट होती है कन्वर्जेंस, ठीक है। और नियर ऑब्जेक्ट पे ही ये फोकस करती है, क्योंकि मोबाइल किताब हम जब पढ़ते हैं वो भी हम नियर से पढ़ रहे होते हैं, लेट कर मोबाइल यूज़ करना, ठीक है। लैपटॉप को अपने जो है वो करीब रख के यूज़ करना, इसमें भी जो है वो हमारी इनवर्ड विजन यूज़ हो रही होती है, कन्वर्जेंस यूज़ हो रही होती है, ठीक है। मोस्टली मोबाइल और बुक रीडिंग की जो एग्जांपल है ना, ये इसके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, बाकी एज सच एक्सेसिबल नहीं है। देन है हमारे पास आई मूवमेंट। आई मूवमेंट है, ठीक है। टीचर बच्चे की आई मूवमेंट को चेक करेगा, उसको खेलते हुए उसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिखाकर इस चीज़ को असेस करेगा कि क्या बच्चे की आई मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो निस्टैग्मस या स्ट्रैबिस्मस के साथ तो नहीं है। अगर उसकी आई मूवमेंट बेटर नहीं है, बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, टीचर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने हिला कर दिखाएगी, फिर के बच्चा जो है वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। अगर हिला कर दिखाएं तो मीन्स के बच्चा जो है वो इधर नहीं है। तो ये हमारी आई मूवमेंट है, ठीक है। आई मूवमेंट को भी टीचर चेक करता है, लेफ्ट राइट अप डाउन हर सोर्सेज से चेक करता है। खेलते हुए फिर एक प्ले गेम करवाता है टीचर, उससे कोई भी प्ले गेम करवा सकता है, बॉल के जरिए करवा सकता है, रनिंग करवा सकता है, उसमें या कोई भी चीज़ फेंकेगा टीचर तो उसमें टीचर कहेगा कि उठा कर लाएं, तो इसमें उसकी जो विजन की मूवमेंट है, क्या उसके मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट जा रहा है क्या वो अपनी विजन की मूवमेंट को सेम उसको ट्रैक करते हुए जा रहा है, उसकी विजन उसको ट्रैक कर रही है ऑब्जेक्ट को, इस चीज़ को। तो आई की मूवमेंट भी बेसिकली ट्रैकिंग के लिए ही यूज़ होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना हो। जैसे बॉल आसमान पे जा रही होती है तो जब कोई भी प्लेयर उसको कैच करता है तो वो अपनी आई की मूवमेंट को आई की मूवमेंट को यूज़ करते हुए बॉल को ट्रैक करता है, और ट्रैक करते हुए फिर जैसे ही बॉल नीचे आती है तो उसको अपने हैंड में कैच कर लेता है, ठीक है। अप डाउन राइट, डेली रूटीन में जैसे भी विजन यूज होती है वो इस चीज को असेस करता है टीचर। आई प्रेफरेंस क्या होता है, वो आई जो आपकी बेटर तरीके से, बेटर वे से काम कर रही है, ठीक है। वो आई जो आपकी ज्यादा देख सकती है, ज्यादा
एक्सेसिबल है देखने के लिए। जो इंडिविजुअल है वो क्या करता है, अपनी रूटीन वर्किंग में अपनी प्रेफर्ड आई को ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, वो प्रेफर्ड आई होती है। तो इस चीज़ को भी टीचर ने असेस करना है कि क्या बच्चा एक आंख कहीं यूज़ तो नहीं करता अपने रूटीन वर्क्स में, क्या वो दोनों आंखों से काम लेता है, या फिर ऑब्जेक्ट को देखते हुए इसको कहते हैं मोनोकुलर, ठीक है, या मतलब कि अगर एक आंख सिर्फ फंक्शन कर रही है, दूसरी आंख उसके साथ मिलके फंक्शन नहीं कर रही है, तो ये होता है मोनोकुलर। और बाइनोकुलर क्या होता है, दोनों आंखों का आई टीमिंग होती है, यानी दोनों आंखें एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी डॉक्टर ने असेस करना है जी। थैंक यू सो मच। यानी उसकी विजुअल एक्यूटी बेटर होती है अदर दूसरी आंख से, ठीक है। देन है हमारे पास आई अलाइनमेंट, मसल बैलेंस, आई अलाइनमेंट। मसल बैलेंस, आई अलाइनमेंट, टीचर जो है वो स्टूडेंट की मसल बैलेंस को चेक करेगा कि मसल कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है, उनकी बैलेंसमेंट तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। आई की अलाइनमेंट को चेक करेगा कि दोनों आंखें जो है वो टीम वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, इस चीज़ को असेस करेगा। ये भी बाइनोकुलर विजन, ठीक है। बाइनोकुलर विजन क्या होता है, ये भी दोनों आंखें जो है वो मिलकर एक जगह पे काम करती हैं, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती हैं, तो ये हमारी बाइनोकुलर विजन होती है। टीचर एक ऑब्जेक्ट दिखाएगा, ठीक है, बच्चे से कहेगा कि इसको देखो। अब जब इंडिविजुअल उस ऑब्जेक्ट पे फोकस करेगा तो वो बच्चे की आई मूवमेंट से, आई बॉल की मूवमेंट से टीचर जज करेगा कि इसने दोनों आई की जो दोनों आई का जो फोकस है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है जो उसे दिखाया गया बच्चे को, ठीक है। डेप्थ परसेप्शन होता है डिटेल से चीज़ों को देखना, कि बहुत ही ज़्यादा डिटेल से कि ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका वो किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके आसपास जो ऑब्जेक्ट पड़े हैं उनमें और इनमें रिलेशनशिप क्या है, मीन्स के इन दोनों में डिस्टेंस कितना है, इस चीज़ को चेक करना है। तो टीचर क्या करेगा, टेबल एंड चेयर है, ठीक है, अगर पड़ा हुआ है तो टीचर बच्चे से पूछेगा कि ये क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर दोनों के सेंटर में स्पेस कितना है, या फिर टेबल के ऊपर एक ग्लास एंड कप रख दिया जाएगा एक दूसरे से कुछ सम डिस्टेंस पे, कुछ भी डिस्टेंस पे रख दिया जाएगा, तो टीचर बच्चे से असेस करने के लिए पूछेगा, उसकी डेप्थ परसेप्शन को असेस करने के लिए पूछेगा कि व्हाट इज दिस। तो अगर बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि ये कप और ग्लास है, फिर टीचर इससे पूछेगा कि इन दोनों के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है, तो वो और किस पोजीशन में ये पड़े हैं, तो बच्चा उसकी पोजीशन बताएगा कि ग्लास जो है वो कुछ लॉन्ग होता है, कप कुछ साइज में कम होता है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी बताएगा, ठीक है। इस चीज़ को टीचर ने असेस करना है। विजुअल एफिशिएंसी क्या है, हाउ वेल अ चाइल्ड, ठीक है। एक बच्चा जो है वो टीचर असेस करेगा कि एक बच्चा कितनी अच्छी तरीके से अपनी विजन को यूज़ करते हुए अपने टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि टीचर एक टास्क दे देता है बच्चे को, या आप जैसे मैं किसी एक बच्चे को, एक इंडिविजुअल को एक टास्क दूंगी कि आपने ये कैट है, इसमें आपने कलर करना है, ठीक है। तो वो लो विजन बच्चा अपनी जो भी उसकी रिमेनिंग विजन है उसको यूज़ करते हुए वो उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से कलर कर ले, या फिर उसे डिफरेंट पिक्चर्स दिखा दी जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि ये पिक्चर किस चीज़ की है, ये पिक्चर, या इनमें से कोई भी पिक्चर आइडेंटिफाई करें। तो अगर बच्चा अपनी रिमेनिंग विजन को यूज़ करते हुए, इफेक्टिवली यूज़ करते हुए उस टास्क को कंप्लीट कर लेता है, तो इट्स मीन के वो उसकी विजुअल एफिशिएंसी है, ठीक है। विजुअल फील्ड क्या है, वही एरिया चाइल्ड सीज लेफ्ट राइट अप डाउन, और सेंटर में मतलब फोकस एक पॉइंट पर है, और वो एरिया जो हमारा ऊपर नीचे और लेफ्ट और राइट साइड से कवर हो रहा है वो हमारी विजुअल फील्ड है, ठीक है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि बच्चे की जो वो बच्चा जो कि विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ है, क्या वो उसकी विजन के लॉस होने की कॉजेज जो हैं वो उसकी एजुकेशन के ऊपर भी इम्प्लीकेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ को भी असेस करेगा। अगर हो रहे हैं, मतलब कि बच्चा जो है वो है तो लो विजन है, लेकिन वो अपनी विजन को रिमेनिंग विजन को ठीक से यूज़ करके उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा टास्क को, तो टीचर क्या करेगा, उसकी नीड को उसको एक्स्ट्रा टाइम दे देगा, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। जैसे उसे ब्रेल बुक्स दे देगा, ठीक है, टीचर उसे ऑडियो मटेरियल प्रोवाइड करेगा। तो ये उसकी एजुकेशन के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उसको ओवरकम करने के लिए टीचर
इस पे काम करेगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था फंक्शनल विजन असेसमेंट FVA, ये कंप्लीट हो चुका है और देन इंशाल्लाह कल नए लेक्चर के साथ मिलेंगे जी। ओवर टू यू सर हसन। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा लेक्चर है एजुकेशनल साइकोलॉजी के हवाले से उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक और थ्योरी को पढ़ेंगे जो सोशियो कल्चर के हवाले से थ्योरी है। और ये जो थ्योरी है ये है लेव विगोत्स्कीज की थ्योरी है। स्पेलिंग बता देता हूँ, LEV स्पेस के साथ उसका जो सेकंड नाम है VYGOT विगोत्स, आगे फिर SKY, तो लेव विगोत्स्कीज थ्योरी। तो ये है थ्योरी और ये है सोशियो कल्चरल थ्योरी है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये की जो थ्योरी है ये जो पिछले हमने पढ़े थे एल्बर्ट बेंडोरा, उसकी एडवांस थ्योरी है, उसकी एडवांस फॉर्म है। तो ये कहते हैं कि जो बच्चा है वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ खुद से सीखता है या दूसरों को देख के सीखता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो सोशल इंटरेक्शन से भी सीखता है, यानी दूसरों के साथ जब वो बात करता है, दूसरों से लेन देन करता है, दूसरों के काम आता है, दूसरों से काम लेता है, तो इस सारे प्रोसेस के अंदर भी वो लर्न कर रहा होता है। लेकिन इसका जो की एस्पेक्ट है वो इंटरेक्शन है, यानी किसी भी टाइप का इंटरेक्शन उसके अंदर ये चीज होती है कि बच्चा जो है वो क्योंकि सोशली एंड कल्चरली वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो वो ये थ्योरी है, ये साबित करने की कोशिश करती है कि हम अपने सराउंडिंग से सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे जो हैं वो अपने पीयर्स से बहुत कुछ सीखते हैं, अपने क्लासमेट से, अपने स्कूल फेलो से काफी कुछ सीखते हैं। ठीक है, बेंडोरा जो थे वो कहते थे कि ऑब्जर्वेशन है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लर्निंग है या एक मेजर सोर्स ऑफ लर्निंग है। लेकिन जो लेव विगोत्स्की हैं ये कहते हैं कि जो इंटरेक्शन है वो एक की है, कम्युनिकेशन जो है वो की है लर्निंग के लिए। ठीक है, इसको कोलैबोरेटिव डायलॉग भी कहते हैं, जहाँ पे सीखने वाला और सिखाने वाला एक साथ मिलके कोई काम करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो यहाँ पे एटलीस्ट दो लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 मेजर पार्ट्स हैं या 3 मेजर एस्पेक्ट हैं जिनको आप मद्देनजर रखेंगे जब हम इस थ्योरी को पढ़ रहे होंगे। तो ठीक है, पहला है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। क्या है MKO? मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक ग्रुप है, ठीक, 2 लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, एक बच्चा है और दूसरा जो पर्सन होगा वो हमेशा MKO होना चाहिए, यानी मोर नॉलेजेबल अदर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर अपने से छोटे से इंटरेक्ट कर रहा होगा तो उससे क्या सीखेगा, मतलब उससे वो क्या ही सीख लेगा। लेकिन अगर मतलब ये जो इंटरेक्शन वाली लर्निंग है इसका जो बेसिक की कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जब हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं तो सीखते हैं। तो जो इंटरेक्शन जिससे हम कर रहे हैं वो मोर नॉलेजेबल होना चाहिए, यानी बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा ही उसको नॉलेज हो, तो फिर जो लर्निंग है वो ज्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है, इसमें टीचर के अलावा कोई भी हो सकता है, मतलब टीचर भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा क्लासमेट हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो ये कोई भी हो सकता है जो आपका MKO हो सकता है, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। अच्छा, जो B है, जो दूसरा इसका मेजर एलिमेंट है वो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं, मैं स्पेलिंग कर देता हूँ। जोन है प्रॉक्सिमल PROXIMAL डेवलपमेंट। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें ना ये उसका मेजर कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी के अंदर। इसको भी, इसके कुछ लेवल्स हैं, मतलब इसको समझने के लिए हम इसको लेवल्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेवल 1 में वो काम आते हैं जो कि बच्चा अकेले कर सकता है। ठीक है, दूसरा लेवल है ZPD का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा कोई काम कर तो सकता है बट अगर उसको मतलब कर नहीं सकता, सॉरी अकेले नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी मदद मिल जाए, उसको
एड मिल जाए थोड़ी सी किसी से भी, तो वो काम कर सकता है। ठीक है। और जो तीसरा लेवल है वो ये होता है कि बच्चा जो का है वो कोई काम है अभी नहीं कर सकता, वो उसकी एज अप्रोप्रिएट नहीं है, या अब क्योंकि 10 साल का बच्चा 7-8 साल का बच्चा प्लेन नहीं उड़ा सकता अनटिल अनलेस के वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, तो मतलब परमिशन भी नहीं मिलेगी। तो ये जो 3 लेवल होते हैं उसमें से जो जीपीडी है, ये जो लेवल 2 है, इसके अंदर मतलब इसको इन 3 लेवल्स में से इनको ज्यादा फोकियत दी गई है, क्योंकि पहला जो लेवल है उसमें तो बच्चा अकेला काम कर रहा है, ठीक है, वो कर भी सकता है। दूसरा है उसमें अगर वो काम नहीं कर पा रहा तो उसको थोड़ी सी गाइडेंस मिलेगी, थोड़ी सी हेल्प मिलेगी, चाहे वो फिजिकली हो या थ्योरेटिकली हो, तो वो काम फिर कर लेगा। तीसरा लेवल तो वैसे ही एक्सेप्शन है ना उससे, क्योंकि वो काम कर ही नहीं सकता, वो उसके लिए सूटेबल ही नहीं है, उसके लिए बना ही नहीं है। तो इसमें जो सेकंड लेवल है उस पर काफी यानी एम्फसाइज किया गया है कि जीपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है, इसके अंदर ये होता है कि हम थोड़ी बहुत मदद देंगे बच्चे को, यानी एक जो दूसरा एक रोल प्ले करेगा बंदा, तो वो बच्चा काम कर सकेगा। अच्छा, अब इसमें तीसरा जो है, तीसरा जो इसका मेन एलिमेंट है तीन में से, ये है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग SCAFFOLDING, स्कैफोल्डिंग। ये होती है आर्जी मदद। ये वही पीछे जो हम पढ़ रहे हैं उसी के कॉन्टेक्स्ट में आगे चीजें आ रही हैं। ठीक है। अब स्कैफोल्डिंग वो हेल्प है, वो गाइडेंस है, वो मदद है जो MKO जो होता है, मोर नॉलेजेबल अदर, वो जीपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर बच्चे को प्रोवाइड करता है। MKO यानी एक बंदा जो कि बच्चे से थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज वाला है, वो जीपीडी के अंदर बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, तो उसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग यानी आर्जी मदद। ठीक है। यहाँ पे एक मिसाल है कि जैसे इमारत बनाते हुए जो एक बिल्डिंग बनाने का एक प्रोसेस होता है, जब उसका ऊपर छत डाली जाती है, लेंटर वगैरह डाला जाता है, तो उसको नीचे से बांस वगैरह लगा के उसको एक सपोर्ट दी जाती है कुछ टाइम तक, कुछ दिनों तक, 1 और 2 वीक्स के लिए। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो छत है वो मजबूत हो जाती है, और फिर उस सपोर्ट को हटा लिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो हमेशा छत वहीं की वहीं रहती है, लेकिन जो आर्जी सपोर्ट आई थी उससे उसको कई गुना मजबूती मिल जाती है। ठीक है। इस थ्योरी के अंदर अगर हम इसको क्लासरूम के सेटअप में इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, तो इसमें ये होता है कि टीचर जो है वो शुरू में बच्चों की हेल्प करता है। अगर वो कोई काम ऐसा नहीं कर सकता तो जीपीडी के अंदर, क्योंकि टीचर MKO है, तो वो जीपीडी के अंदर उसकी हेल्प करेगा और उसको काम करने में हेल्प करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी जो मदद है वो काफी कम होती जाएगी, और एट अ पॉइंट एक ऐसा वक्त आएगा कि उसको मदद की जरूरत नहीं होगी, वो काम इंडिपेंडेंटली कर सकेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट भी जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इस पूरे प्रोसेस का एक की एलिमेंट है, क्योंकि हम कम्युनिकेट और इंटरेक्ट तो तब करेंगे ना जब हमारे पास जुबान होगी, या हम बात करेंगे, या सेम लैंग्वेज होगी। अगर नहीं होगी, मतलब बात करने को तो लोग साइन लैंग्वेज में भी कर लेते हैं, बट वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, या आप कह लें कि जुबान के हवाले से जो उसकी नशोनुमा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें हम देखें, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक अंग्रेज है, ठीक है, एक इंग्लिश पर्सन है, वो जब बोलेगा तो वो इंग्लिश में बोलेगा, और वो जब सोचेगा तब भी वो इंग्लिश में ही सोचेगा। कोई सोचने के लिए अलग से लैंग्वेज नहीं है। अगर एक उर्दू बोलने वाला, उर्दू स्पीकिंग पर्सन है, तो वो भी जब बोलेगा तो उर्दू में बोलेगा, और सोचेगा तो भी उर्दू में ही सोचेगा। तो इसमें ना 3 लेवल्स में उसने डिवाइड किया है लेफ्ट ने। ठीक है। इसमें क्या होता है, 3 तरह की स्पीच होती है। वो कहता है एक होती है सोशल स्पीच, ये वो होती है जो दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए एक पर्सन, एक बच्चा जो है वो अडॉप्ट करता है, जो वो वर्ड्स का यूज करता है। क्योंकि अगर आप बड़ों से बात कर रहे हैं तो आप बहुत रिस्पेक्टेड टोन में बात कर रहे हैं, वर्ड्स का चुनाव ऐसा कर रहे होंगे कि जो है वो इसको इंसर्टेड फील ना हो, या ऐसे उससे फर्क वाजे हो कि हम किसी बड़े से बात करें। और जैसे आपको पता है न्यूज़ की लैंग्वेज अलग होती है और कोर्ट की लैंग्वेज अलग होती है।
तो ये सारी चीजें हैं। मतलब वो कहते हैं कि एक सोशल स्पीच होती है जब हम दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, एक प्राइवेट स्पीच भी होती है। ये वो स्पीच होती है, ये वो काइंड ऑफ स्पीच होती है जो कि बच्चा अपने आप से बात करता है। ऐसा नहीं है, मतलब बच्चों को ये होता है ना कि उनको ये इतना वो नहीं होता कि अगर मैं अपने आप से बात करूंगा तो मुझे कोई मतलब ऐसे ना समझे कि ये अपने आप से क्यों बातें कर रहा है, मतलब ऐसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। बट बच्चे जो होते हैं वो अपने आप से बात करते हैं, शोर मचाते हैं, अपने आप को शाबाश देते हैं समटाइम्स। तो ये उस चीज में आता है कि जो प्राइवेट एक स्पीच होती है वो उसके अपने लिए होती है कि वो अपने आप को कैसे मुखातिब करता है, अपने आप को कैसे अप्रिशिएट करता है किसी वक्त पे, अपने आप को कैसे गाइड करता है। तो ये होती है प्राइवेट स्पीच। ठीक है, तो अब ये जो तीसरा जो उसका एलिमेंट है वो है साइलेंट और इनर स्पीच। ठीक है, तो ये होता है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है खास तौर पे, तो तब वो जो प्राइवेट स्पीच होती है उसी को वो साइलेंट स्पीच के तौर पे यूज करते हुए अपने आप से बात करता है। क्योंकि अब बच्चा बड़ा हो चुका है, उसको आइडिया है कि अगर मैं ऊंची आवाज में अपने आप से बातें करूंगा तो अजीब लगेगा। तो वो फिर क्या करता है कि अपने आप से बात करता है, लेकिन वही जो प्राइवेट स्पीच वो छोटे होते यूज करता था अपने लिए, वही अब वो साइलेंट स्पीच के तौर पे यूज करता है और अपने आप से बात करता है। ठीक है, अब अगर इसको ये बेसिकली ये पूरी थ्योरी थी, अगर इसको हम शॉर्ट में देखें तो ठीक है। अब जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं ये कहते हैं कि जो हमारी लर्निंग होती है वो सोशल होती है, इंटरेक्टेबल होती है, हम किससे इंटरेक्ट करते हैं तो हम लर्न करते हैं। ठीक है, अब स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं कि उनकी डिसेबिलिटी डिफरेंट होती है, और अगर विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ भी हैं तो उनके जो बैरियर्स हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे। कुछ को मोबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, कुछ को जो है वो रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, कुछ को फोकस करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये उनके जीपीटी जोन्स हैं, यानी ये वो जोन्स हैं जिनमें उनको स्कैफोल्डिंग चाहिए, मतलब आर्जी मदद चाहिए। तो टीचर्स स्पेशल एजुकेशन के अंदर क्या करते हैं कि उनको आर्जी मदद देते हैं अनटिल अनलेस के वो थोड़े बड़े होते हैं, वो उस चीज को सीख जाते हैं और फिर वो उसमें एफिशिएंसी हासिल कर लेते हैं। तो ये थी आज की थ्योरी, लेफ्ट रिकॉर्ड्स की इसकी जो थ्योरी है सोशल कल्चर के हवाले से। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार रोजगार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे राब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।